नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत ही निकट आ गया है, तो इस स्थिति में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, गाइडेंस का काम करते हैं। तो वही आज हम शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या किस प्रकार से बीपीएससी ने लास्ट ईयर आपके क्वेश्चंस पूछे हैं। बट ये क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के नहीं हैं, ये मर्जअप क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसमें आपके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेन वो यहाँ पर मेरे द्वारा लिए गए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह सेशन, लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारा सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स शुरू हो रहा है प्रीलिम्स प्लस मेंस का, जो कि आपका 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यह आपका एक हाइब्रिड बैच होने वाला है। हाइब्रिड बैच यानी कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। स्क्रीन में नीचे आपको नंबर और वेबसाइट दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप और अन्य जानकारी चाहते हैं तो इन नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेल, बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो बताया गया है बलसुंदरी, ताल, करेल, ये क्या है? ये फसलें हैं, ठीक है, यह कृषि है, फसल है, मिट्टी है या प्राकृतिक वनस्पति है। जैसे कि मैंने बताया कि अब क्या है, आपके क्वेश्चंस जो ऑप्शन में रहेंगे वो रहेंगे सिर्फ 4 ही आपके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपके हर प्रश्न में आप 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये जो 5वां दिया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है इसलिए यहाँ पर ये 5वां ऑप्शन दिया गया है। और हाँ, कल आप में से कुछ बच्चों की क्वेरी थी, कुछ बच्चों ने बताया था कि मैम आप राष्ट्रीय आंदोलन पर क्लासेस लीजिए, तो उसके लिए अभी क्लास आपके सर ले रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर पॉसिबल होता है तो मैं ज़रूर उस पर क्लासेस लूँगी। तो अभी आपके कुणाल सर बेसिकली हिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो करवा रहे हैं इसी क्वेश्चन सीरीज़ में, ठीक है। तो आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं जा करके, बाकी आगे जो क्लासेस होंगी वो उसी प्रकार से चलेंगी। चलिए अब देख लेते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक कौन सा सही है। तो बलसुंदरी की यदि मैं बात करूं, ये है आपका बिहार। बिहार का मैप पहले देख लेते हैं, क्योंकि मैप से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। यदि आपको पहाड़ पढ़ना है, नदियाँ पढ़नी है, वन क्षेत्र पढ़ना है या मिट्टियों के बारे में जानना है, तो आपका मैप इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैप से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा क्या करता है, बिहार को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी मिट्टी पाई जाती है इनको दक्षिण पठारी मिट्टी कहते हैं। ये जो मिट्टियाँ यहाँ पर आपको पाई जाएंगी, क्योंकि ये पठारी क्षेत्र हो जाता है, कैमूर का, रोहतास का, ठीक है, बक्सर का। तो यहाँ पर आपको जो मिट्टियाँ मिलेंगी, क्योंकि मिट्टी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो उत्तरी हिमालयी नदियाँ, दक्षिणी नदियाँ, दक्षिणी नदियों से जो मिट्टी आती है, उत्तरी हिमालयी नदियों से जो मिट्टी आती है, और दूसरा ये दक्षिणी पठारी नदियाँ हो जाती हैं आपकी, जो ये मिट्टियाँ हैं। यहाँ पर जो आपकी मिट्टी पाई जाएंगी उनको बोलते हैं उत्तरी हिमालयी नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है। ठीक है, यहां पर आपकी पड़ेंगी दक्षिणी पठारी नदियां, इनके द्वारा जो मिट्टियां लाई गई, और दक्षिणी नदियां, ठीक है। तो इस कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी आपकी नदियां हैं। तो उत्तरी मैदान की मिट्टी हो गई, दक्षिणी मैदान की मिट्टी हो गई, और दक्षिणी संकीर्ण जो क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, वहां की मिट्टियां हो गई। अब मिट्टियां 2 प्रकार की होती हैं बेसिकली, जो हम डिवाइड करते हैं। एक अपशिष्ट मिट्टी होती है। अपशिष्ट मिट्टी कैसी होती है? अपशिष्ट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो कई वर्षों तक, आपको जो प्रोसेस पता होगा यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के कई वर्षों तक बड़ी बड़ी शिलाएं होती हैं, विखंडित होती हैं, टूटती हैं, टूट करके और छोटे छोटे, और काफी साल लगते हैं उसको मिट्टी बनने में। तो एक तो ये प्रकार हो गया कि अपशिष्ट मिट्टी होती है। वह मिट्टी कैसी होती है? वह चट्टानों से टूट करके कई वर्षों तक प्रोसेस में रहती है, देन वो मिट्टी का फॉर्म जो है उसको ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है। अब दूसरे प्रकार की मिट्टी कौन सी हो जाती है? तो प्रवाही या अपोड़ मिट्टी होती है। प्रवाही या अपोड़ मिट्टी कौन सी होती है? जो हिमालयी नदियों द्वारा, ये वाली मिट्टी का जो प्रकार होगा ना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ उत्तरी हिमालयी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, ये मिट्टी आपकी हो जाएगी कौन सी? प्रवाही या
अपोर मिट्टी। ये मिट्टी क्या होती है? यह मिट्टी आपकी बहा करके लाई जाती है। कहाँ से? हिमालयी नदियां जो आती हैं अपने साथ लेकर के आती हैं, बहुत सारे खनिज, बहुत सारे अयस्क लेकर के आती हैं, और इस मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं? प्रवाही या अपोर मिट्टियां, जो नदियों द्वारा बहा करके लाई जाती है। और एक जो पहला मैंने प्रकार आपको बताया, कौन सी? वह मिट्टी आपकी होती है चट्टानों द्वारा निर्मित मिट्टी होती है, ठीक है। और उसके अन्य आपके देखते हो। और सबसे ज्यादा यदि मैं बिहार में बात करूं तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी, जब हम यहाँ देखते हैं उत्तरी हिमालयी क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी आपकी पाई जाती है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, कौल और बलथर पद जो यूज किया जाता है वो मिट्टी के लिए यूज किया जाता है। ये मिट्टियों के प्रकार है, और यह मिट्टी जो बेसिकली मिलती है यह उत्तर बिहार के बांगड़ क्षेत्र में मिलती है, ठीक है। अब ये कौन कौन सा क्षेत्र हो जाता है आपका? सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर। एक बार इसको हम देख लेते हैं मैप में कि कहाँ पर है ये हमारा। ये है आपका सहरसा, इसको इरेज कर देते हैं। ये हो जाता है आपका क्षेत्र, ये है आपका सहरसा, ठीक है। ये है दरभंगा, यहां से ये पूरा क्षेत्र, ये आपका पूर्णिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी मिट्टी मिल रही है? जो आपने देखी पीछे, कौन सी? बलसुंदरी, ताल, कौल, बरथल, ठीक है। ये मिट्टियां यहाँ पर पाई जाती हैं। और ये कैसी मिट्टियां हैं? ये उत्तरी बिहार का जो बांगड़ क्षेत्र है, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की जो नदियां होती हैं, यह मिट्टी ये बहा करके लाती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध से दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। बलथर मृदा गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये यहाँ पर आपको बताया गया है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाली चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब आगे आ जाते हैं। दूसरा कह रहा है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं। यहाँ पर कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें पाई जाती हैं? चावल, गेहूं और मक्का है, गन्ना, चाय और जौ है, मूंगफली, कॉफी और गेहूं है। इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बेसिकली बिहार में आप ये देखोगे कि गन्ना का उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में, और बिहार को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि यहाँ पर क्या है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, यानी गन्ना उत्पादित होता है। मक्के की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे मक्के का उत्पादन भी होता है। गेहूं की दृष्टि से यदि देखें तो गेहूं के उत्पादन में भी यह अग्रणी है। प्लस चावल में यह अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पर भागलपुरी जो चावल है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, और पश्चिमी चंपारण में अभी हाल ही एक चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो चावल, गेहूं, मक्का ये तीनों में अग्रणी है, लेकिन गन्ने का भी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। चाय की यदि मैं बात करूं तो हाल ही में यहाँ पर एक टी सिटी घोषित करी गई है, और उस टी सिटी किसको घोषित किया गया है? तो किशनगंज को यहाँ पर बिहार की टी सिटी घोषित की गई है, ठीक है। किसको घोषित किया गया है? किशनगंज को। यहाँ पर चाय के लिए टी सिटी घोषित किया गया है, और 50 हेक्टेयर की भूमि पर यहाँ पर जो चाय है वो उत्पादित करी जाएगी। तो अब देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बिहार में बेसिकली जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे गन्ने का भी उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, ऑप्शन की दृष्टि से मैं देखूं तो यहाँ पे यदि गन्ना भी दिया होता तो भी हम इस पे टिक लगाते, लेकिन गन्ना यहाँ पे नहीं दिया है, गन्ने के साथ चाय और जौ दिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मूंगफली, कॉफी और गेहूं, गेहूं तो सही है, लेकिन मूंगफली और कॉफी यहाँ पर नहीं उगाए जाते हैं, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चावल, गेहूं और मक्का तीनों का उत्पादन किया जाता है, तीनों के उत्पादन में यह अग्रणी है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने गन्ने को बताया, गन्ने के साथ दो और जो चीजें दी गई हैं वो सही नहीं है, इसलिए आपका ये जो भी ऑप्शन हो गया वो गलत हो गया। चलिए, बाकी गन्ने का उत्पादन बिहार में किया जाता है। आगे आ जाते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे बात कर रहा है बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। दूसरा है बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। इसके बाद थर्ड है आपका झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, और बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है। चलिए देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे एक सदनीय विधान पालिका है या द्विसदनीय विधान पालिका है। जब मैंने आपको पढ़ाया था बिहार की स्थापना के बारे में, झारखंड राज्य अलग होने के बारे में, बिहार की लोकसभा सीटें, बिहार की राज्यसभा सीटें, इसी के साथ मैंने पढ़ाया था बिहार की विधान परिषद सीटें। बिहार में एक्चुअली एक सदनी नहीं द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। और यहाँ की जो विधान परिषद की सीट है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो 75 है,
ठीक है। यदि मैं विधानसभा की बात करूं कि यहाँ पर सीटें कितनी हैं, तो 243 सीटें यहाँ पर विधानसभा की दी हुई हैं। तो यानी यहाँ पर एक सदनी नहीं, द्विसदनी व्यवस्था है। यहाँ पे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। इसके बाद आ जाते हैं, झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। इसको देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं कौन से मैप पर चलते हैं बिहार के। देखिए ये है बिहार का मैप है। यहाँ पे पूछ रहा है सीमा कहाँ कहाँ लगती है। यहाँ पे तो आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश हो जाता है। ठीक है, मैप में ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं यूजुअली चाहती हूँ आप मैप से पढ़ें। ठीक है, यदि मैं नीचे की बात करूं, झारखंड यहां से अलग हुआ है, तो यहां पर जो सीमा लगेगी किससे लगती है, झारखंड से लगती है। यहां पर आ जाऊं मैं इसके, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। इसके बाद यदि इसका ऊपरी क्षेत्र की बात करूं यहां पर, तो यहां पे इसकी सीमा जो लगती है वो नेपाल से लगती है। तीन इसकी क्या है, स्टेट बाउंड्रीज बेसिकली हैं, और एक इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसकी सीमा किससे लग रही है, उड़ीसा से लग रही है, तो इसकी सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। ठीक, यहाँ पर तीन इसकी क्या है, राज्य की सीमाएं हैं, और एक क्या है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो कि किससे लग रही है, नेपाल से लग रही है। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया था। आ जाते हैं हम कि 1911 में अलग किया गया था, बिहार को उड़ीसा से 1936 में अलग किया गया था, वर्ष 1936 में अलग किया गया था। एक तो ये हमने चीजें देख ली कि कब 1936 में अलग किया गया था। अब बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। देखो उत्पादक रहा है, दैट इज ट्रू, लेकिन जब तक झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन जब से झारखंड बिहार से अलग हो गया तो अब बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक नहीं रहा है। अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, उच्च क्वालिटी का अभ्रक यहाँ पे मिलता है, लेकिन कोयले का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब यदि वर्तमान में देखा जाए कि बिहार में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो दो चीजों का होता है, एक तो चूना पत्थर का होता है, दूसरा पायराइट का होता है। पायराइट 95% यदि मैं बात करूं पायराइट की, तो वो बिहार में पाया जाता है। ठीक है, और यदि एक क्वेश्चन की किसी की क्वेरी आई थी मेरे पास, उसने वहां पे मेंशन किया था कि मैम पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आई अग्री, पायराइट का किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में यदि आपका पायराइट नहीं दिया हुआ है, चार ऑप्शन है, ठीक है, पायराइट नहीं है, चूना पत्थर लिखा हुआ है वहां पे, चूना पत्थर, और ये भी नहीं उसमें लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तब आप चूना पत्थर पे क्लिक कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन यदि पायराइट दिया हुआ है तो आप पायराइट पर ही टिक लगा करके आओगे। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन की यदि मैं बात करूं तो पायराइट और चूना पत्थर दोनों का ही वहां पे किया जाता है। चलिए, तो इसलिए मुख्य उत्पादक जो है वो कोयले और अभ्रक का नहीं है, तो इस स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट जो होता है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। अब देख लेते हैं भाई आपका सही ऑप्शन क्या होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से कोई भी वर्तमान में आपका राइट नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई होने वाला है, इस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा, ई होगा, यदि मैं इस दृष्टि से देखूं तो। चलिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, क्या कौन सी चीजें थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ 6 इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। किस जिले के जो 6 इलाके थे वो कहाँ चले गए, पश्चिम बंगाल में चले गए। अभी आप देख रहे होगे कि बिहार कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, टूट ही रहा है, डिवाइड हो रहा है। उड़ीसा अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल को भी कुछ एरिया दे दिया गया, लेकिन फिर भी बिहार अभी काफी समृद्ध है। तो मेन जो बिहार में प्रॉब्लम अभी है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं है, इस वजह से वहां पर प्रॉब्लम हो रही है। यदि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाए और वह अपनी चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करने लगे तो बिहार जल्दी सक्सेसफुल हो सकता है। और बिहार में अभी जो उसकी अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास की दर रही है, बेसिकली जो बिहार में अभी आर्थिक विकास की दर रही है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा रही है। जो इस बार का बजट आया है, जो मैंने बजट आया था तो मैंने आपको बताया था, और बिहार ने अनुमान रखा है कि इस बार की जो उसकी आर्थिक वृद्धि दर होने वाली है वो 15% के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार में कौन से जिले कुछ 6 इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए हैं। जमशेदपुर के, भागलपुर और समस्तीपुर के, पूर्णिया और मानभूम के, या राजगीर के। चलिए आ जाते हैं इसका, देखते हैं क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है आपका, बिहार का क्षेत्र है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल को जो कुछ एरियाज दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके ये क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा कर रहा है ना, पूर्णिया,
ठीक है, पूर्णिया सीमा साझा करता है, किशनगंज करता है, कटिहार, भागलपुर, बांका, ठीक है, ये सब अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं। तो पूर्णिया का कुछ हिस्सा जो था वो किसको दे दिया गया, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, ठीक है। और वर्ष 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन हुआ उस दौरान संयुक्त बिहार था, ठीक है। तो संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुलुरिया का अधिकांश भाग चास थाना को दे दिया गया, ठीक है। और पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर, तथा पूर्णिया का कुछ भाग जो कहां दे दिया गया था, पश्चिम बंगाल में दे दिया गया था। जो आपका क्लियर हो गया कि कौन कौन सी चीजें कहां पर दी गई थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्षेत्र था, क्या क्षेत्र था जो वहां पे दे दिया गया था। चलिए आगे आ जाते हैं। ओके, आंसर ये आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, पूर्णिया और मानभूम। बिहार के किस क्षेत्र में उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अब यहाँ पर जो आर्थिक सर्वे आया था उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने बताया कि बिहार में कहाँ पे, अभी जैसे मैं आपकी बात कर रही थी ना कि बिहार ने अपनी आर्थिक वृद्धि दर जो रखी है वो क्या रखी है, 15% तक उसको पहुंचाना है, ठीक है। विकास दर उसको इतनी करनी है अपने राज्य की। और यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा व संभावना है, यानी बिहार में कौन से उद्योग हैं जो बिहार को आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमी को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या है कि तेल शोधनागार, दूसरा ऑप्शन है वन आधारित उद्योग, तीसरा है बालुका खनन उद्योग, चौथा है कृषि आधारित उद्योग और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग तो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उद्योगों की मात्रा भी बढ़ाई जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि कृषि के लिए जब मैंने कल जो आपका वीडियो अपलोड हुआ था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि गंगा के किनारे जो क्षेत्र है वहां पर जैविक खेती, उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहली किस्त किसानों को 11,500 दी गई, 2 और बाकी किस्तें जो दी जाएंगी वो 6,500 की दी जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। तो कृषि आधारित उद्योग में तो प्रत्याशाएं हैं, लेकिन और देख लेते हैं कौन कौन से उद्योग में प्रत्याशा है। तो यहाँ पर वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल पार्क निर्मित किया जा रहा है, ठीक है, चमड़ा उद्योग, इन सारे उद्योगों में भी आगे की प्रत्याशाएं हैं जिससे बिहार क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो यदि मैं इस दृष्टि से बात करूं तो आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सिर्फ कृषि आधारित उद्योग नहीं है, और भी बहुत सारे उद्योग है जिससे बिहार क्या कर सकता है, अपने आप को और मजबूत बना सकता है। जैसे कि परिधान, चमड़ा हो गया, ठीक है, ये इनकी भी संभावना है। और यदि मैं बात करूं ये अभी किसके द्वारा कहा गया है, तो स्रोत है उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पर ये कहा गया कि बिहार में कौन कौन सी प्रत्याशाएं हैं, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित, वस्त्र परिधान, चमड़ा, इससे संबंधित जो भी उद्योग हैं वो बिहार में क्या कर सकते हैं, उसको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो कि 2.5% है। बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसकी यदि मैं बात करूं कि बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन आगे आते हैं। तो बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर यहाँ पर 2020-21 का डेटा है, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है आपका। तो उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो बिहार में सबसे कम विकास दर 2.5% वाले राज्यों में शामिल था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, कमेंट सेक्शन मत भर देना कि अभी का नहीं बताया आपने, ये 22-23 नहीं है, पुराना है, पुराना क्वेश्चन मैंने उठाया तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। वही राज्य कृषि प्रधान राज्य है, ये एकदम सत्य है कि अभी भी वर्तमान में भी ये क्या है, कृषि प्रधान राज्य है, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं है। जहां अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो ये राइट है, और ये अभी भी राइट है कि यहाँ पर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता है। बिहार के व्यावसायिक ढांचे पर ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र में के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है, जबकि तृतीय क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है, ठीक है। बिहार ने वर्ष 2021-22 में 10.98% की वृद्धि दर हासिल की थी, जो अभी उन्होंने बोला है बजट में कि उनको 15% तक अपनी वृद्धि दर को ले जाना है, जो मैं अभी बता रही थी आपको, ठीक है, जो कि भारत में तीसरे स्थान पर रहा। क्षेत्रवार वृद्धि दर की बात की जाए तो बिहार ने वर्ष 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्रमशः 9.6, 3.8 और 13.3% की वृद्धि की है, ठीक है। तो इस स्थिति से यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं।
बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के थे? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ये कह रहा है विभाजन से पूर्व कितने थे, विभाजन के बाद नहीं, झारखंड जब अलग हो गया उसके बाद नहीं। तो 6 थे, 5 थे, 7 थे, 4 थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 में क्या है आपका? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसको ना जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। फिर आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची और भोजपुर, आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और खगड़िया। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार राज्य पूर्व विभाजन यहाँ पर 6 यथातीत कौन कौन से? आदित्यपुर, बोकारो और रांची। ये तो विभाजन से बाद में कहाँ चले गए? झारखंड में चले गए। वर्तमान में ये कहाँ पे हैं? झारखंड में। बोकारो कहाँ है? झारखंड। रांची झारखंड। तो ये आपको समझ आ गया। अब यदि मैं बात करूं वर्तमान में बिहार में कौन कौन से हैं? पटना है, दरभंगा है, ठीक है, मुजफ्फरपुर है। ये औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण थे पहले। अब यहाँ पे बात आ जाती है अभी के, क्योंकि पहले की बात हो गई कि पहले तो 6 थे, लेकिन अभी प्रेजेंट की यदि बात की जाए कि प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में यहाँ पर पटना आ जाता है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। इनको औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो यदि आपसे वर्तमान का पूछेगा तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। और पूर्व की यदि बात करेगा तब आपके आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, पूर्व में कितने थे? 6 थे और वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। चलिए आगे आते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है भाई? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज द बेस्ट या ब्लिसफुल बिहार। इसकी जो टैगलाइन है इसमें कुछ समझने वाला नहीं है। इसका राइट आंसर है इज ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ब्लिसफुल बिहार, बीबी याद रखना। भूल जाओगे या नहीं याद आ रहा होगा तो वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन ब्लिसफुल बिहार रखना, आपको याद रहेगा। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है और इसकी जो टैगलाइन दी गई है वो ब्लिसफुल बिहार दी गई है। गुल्लक बच्चा बैंक, जब हम छोटे थे इन अवर चाइल्डहुड एज हम गुल्लक रखते थे, ठीक है, उसमें पैसे जोड़ते थे। फिर जब कुछ लेना होता था, वैसे तो मम्मी ले लेती थी पैसे, हमें मिलते ही कहाँ थे, कोई भी दे करके गया उधर मम्मी के पास चले गए, ठीक है। बट जब थोड़े से समझदार हुए तो हमने कहा नहीं, हमारे पैसे हम अपने पास रखेंगे, हम नहीं देंगे किसी को, ठीक। तो हम गुल्लक में इकट्ठा करके रखते थे। कुछ चाहिए होता था तो उससे ले लेते थे। मम्मी बर्थडे में कपड़े ले आती थी गुल्लक तोड़ करके, या कोई और सामान चाहिए या कुछ और चीज़ें लानी है तो वो उस गुल्लक से आ जाती थी। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे किया गया, लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी डिसाइड करी गई कि जो बच्चे इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या इस एरिया में है तो उनके लिए बेसिकली यह योजना चलाई गई। तो गुल्लक बच्चा बैंक यहाँ पे पूछ रहे हैं कहाँ पे है? दिल्ली में है, पटना में है, भोपाल में है, जयपुर में है। यह गुल्लक बच्चा बैंक आपकी पटना में है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है ये गुल्लक बच्चा बैंक। गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है। जैसे मैंने बताया कि एक कैटेगरी डिसाइड कर दी गई, तो गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। और इसमें क्या है, जो बच्चे हैं जो गरीब है वो मिनिमम 5 से 10 रुपए तक जोड़ करके इसमें क्या है अपने लिए धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार यदि उन्हें कुछ चाहिए या लेकिन शिक्षा से संबंधित यदि उनकी कोई नीड है या बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल कोई नीड है तो वो उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों के लिए, आकस्मिक जरूरतें कैसे, कभी कुछ बीमारी हो गई या कुछ और चीजें चाहिए तो वहां यूज कर सकते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित है और इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि बच्चे ही इस बैंक का संचालन कर रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल यहाँ पे बात करें कौन सी है? चाय, गन्ना, रबड़, नारियल और कॉफी, या उपयुक्त में से कोई नहीं? नारियल और कॉफी तो पहले ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भाई कौन सी है। तो बिहार की जो मुख्य नगद फसलें हैं वो गन्ना है, तंबाकू है, जूट है और मेस्ता है। अच्छा, अब आप कहोगे ये मेस्ता क्या है? तो मेस्ता एक रेशेदार पौधा होता है जिससे निर्माण किया जाता है, आपके रेशम या जूट होती है उसका बेसिकली निर्माण किया जाता है। तो और जूट के उत्पादन में यदि मैं बात करूं तो बिहार आपका दूसरे प्लेस पे आता है, पहले पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे आपका असम आ जाता है। ठीक है, तो मेस्ता जो होता है बेसिकली एक रेशेदार पौधा होता है, इसका उत्पादन किया जाता है और फिर आगे से जूट बनाया जाता है। तो इसके लिए ये नगद फसल है यहाँ की, और इन नगदी फसलों में मूल्य और उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
गन्ना हो जाएगा। अब ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, ए बी सी, ठीक, तो मैनेज कर लेना आप। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो यदि आपको समझ में आए हैं, अच्छा लगा है एक्सप्लेनेशन, और आपकी जो क्वेरी है आप बेझिझक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और मैं जैसे मैं कहती हूँ कि मैं प्रॉपर रिप्लाई करने का प्रयास करती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।